सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद, जो इतना अद्भुत एक आयोजन यहाँ पर इंदौर कृषि महाविद्यालय परिसर में किया है। मेरे सामने इंदौर के सभी प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं। अभी अभी श्री केला साहब अब भी गए हैं, जो जैविक सेतु जिनके माध्यम से पूरे इंदौर में एक नई शुरुआत किसानों और उपभोक्ताओं को जोड़ने की गई है। मेरे सामने मेरे गुरु और गाइड डीन साहब, हमारे शर्मा साहब, अशोक शर्मा साहब बैठे हैं, जो बहुत ही अद्भुत एक महसूस है। कुछ हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स भी साथ में बैठे हैं और साईं प्रसाद जी यहाँ ICR के जो प्रमुख हैं वो भी बैठे हैं। तो वैज्ञानिक, किसान सभी इकट्ठे हैं यहाँ पर। एक अद्भुत संगम है जैविक का जो यहाँ आयोजन हुआ है। मैं आज आपके बीच में ज़्यादा समय, चूँकि बहुत सारा समय रवि भैया ने ले लिया है, लेकिन प्रयास करूँगा जो विषय आपके बीच में रखना चाहता हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनें, क्योंकि ये समय की मांग है कि हम जैविक पौध पोषण पद्धति अपनाएं। थोड़ा सा इतिहास में जल्दी जाके आगे बढ़ाता हूँ विषय को। मातो भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये हमारे इस देश की मान्यता है कि हम भूमि हमारी माता और हम उसके पुत्र हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में हम इसका कैसे पौध पोषण का विस्तार हुआ उसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। ये आपके सामने एक चित्र दिख रहा है जिसमें दिख रहा है कि पहले तो मिश्रित खेती हुआ करती थी, जूम खेती हुआ करती थी। लोग एक जगह से खेत छोड़कर दूसरे जगहों पर जाकर खेत बदलते करते थे। बाद में पड़त भूमि का उपवास भी रखा जाता था। और उसके बाद में आप देख रहे हैं एक फोटो दिख रहा है गुआनो बर्ड का। एक गुआनो नाम का पक्षी था। जब रासायनिक उर्वरक इस पूरी दुनिया में नहीं आए थे तो उस दौरान गुआनो नाम का पक्षी 19वीं सदी में, इसकी जो बीट होती थी, इसकी हगार होती थी दक्षिण अमेरिका में पेरू के आसपास, उस हगार को लोग बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते थे, खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो ये इतिहास कैसे चला। उसके बाद की बात करूं तो हैबर बोश टेक्नोलॉजी, जिन्होंने 1914 से 1918 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 to 45 में, इस वर्ल्ड वॉर के दौरान बम बनाने की जो फैक्ट्री के रूप में एक टेक्नोलॉजी आई थी, नाइट्रोजन का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया गया था भाइयों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वही नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है बाद में वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बम बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई। तो 50 किलो का जो खेत में बोरियां डलती है, मैं कभी कभी कहता हूँ काश्तकारों से कि भैया ये 50 किलो के बम ही हैं जो हमारे धरती माँ को हम लोग खिला रहे हैं। जरा विचार करें कि क्या हम यूरिया कभी स्वयं खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहता हूँ। ये पेटलावद में एक ब्लास्ट हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था पेटलावद में, जिसमें कि लोग जो हैं 150 लोग मर गए थे। और इसी प्रकार इसी वर्ष बेरूत में एक बम ब्लास्ट हुआ। ये बेरूत में जो बम ब्लास्ट हुआ और पेटलावद में बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ आप अगर स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि वहाँ फर्टिलाइज़र को ही स्टोर करके रखा गया था। पेटलावद में भी और बेरूत में भी बहुत बड़ी मात्रा में बम ब्लास्ट हुआ। और कहीं ना कहीं ये विस्फोटक हैं, इस बात को इंगित करता है कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एक विस्फोटक के रूप में आई है। तो ये आपके सामने 2 एग्जाम्पल इसलिए रखना चाह रहा था। हमारे देश में सबसे पहले अमोनियम सल्फेट आया था, बाद में आज की तारीख में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के रूप में यूरिया प्रचलित है आज नाइट्रोजन के लिए। कुछ लोग पोटाश डालते हैं, कुछ 12-32-16 NPK का उपयोग करते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ लोग डालते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आज बहुत सारे मार्केट में फ्लड आ चुका है। वर्मी कंपोस्ट चलता है या प्रॉम खाद चलती है, या फिर बात करूं तो ह्यूमिक एसिड के नाम से कुछ मार्केट में प्रोडक्ट्स बिकते हैं, या सीविड एक्सट्रैक्ट हैं। तो अलग अलग प्रकार के आदान आज जैविक खेती में भी मार्केट में फ्लड के रूप में आ चुके हैं। नेक्स्ट लेंगे प्लीज़। आज के समय में मैं ज़्यादा विषय नहीं लूँगा। आज के समय में हम सब जानते हैं कि पोषक तत्व हम 3 या 4 देते हैं, जो पूर्व वक्ताओं ने बता चुके हैं। एक विषय जिसको मैं इंगित करना चाहता हूँ, आज हम बहुत बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की इंडस्ट्री को सब्सिडी देते हैं सरकार के साथ। आज सरकार हर वर्ष 70,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देती है। जब मैंने विश्लेषण किया कि एक बोरी DAP अगर कोई किसान 1100 रुपये 1200 रुपये में खरीद रहा है, तो वास्तव में सरकार की परचेस कॉस्ट क्या है उसकी। या यूरिया अगर कोई किसान 350 में बोरी ले रहा है, तो सरकार की परचेस कॉस्ट क्या है इसकी। तो मैं दंग रह गया जानकर कि 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी हर साल हम रासायनिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को देते हैं। और हो सकता है कि बोरी जो 350 में हम खरीद रहे हैं, इसकी जो मूल्य है एक्चुअल परचेस कॉस्ट, इससे लगभग डबल भी हो, संभव है ये। इस प्रकार के आंकड़े जो देखने में आए ध्यान में, तो ये बहुत ही भयानक चीज़ है।
हम सब जानते हैं कि रासायनिक उर्वरकों के लिए हमको आज विदेशों पे निर्भरता है। आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर खेती की, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र। आज निश्चित तौर पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमको आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल करने से नाइट्रेट का लेवल आज बढ़ रहा है। जो पंजाब में केस स्टडी हुई हैं कि जो यूरिया पे यूरिया डाला गया खेतों में, तो वो पानी में घुल कर वो नदियों में पानी में चला गया, वाटर बॉडीज़ में चला गया, और वो नाइट्रेट इंसानों के लिए भी खतरनाक है, कैंसरकारी और अनेक प्रकार के बीमारियों को, कीड़ों बीमारियों को भी बढ़ाता है। इसी प्रकार फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जब आती है, तो कोई चीज़ जब बाहर से बन के आपके खेतों तक आती है तो इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा धुआं छोड़ती है। खेत में जब फर्टिलाइज़र डलता है तो डालने के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड नाम की गैस रिलीज होती है, जो हमारी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से कई गुना ज़्यादा हार्मफुल मानी गई हैं। तो हम ग्रीन हाउस गैस, जो क्लाइमेट चेंज, अब भी बारिश आ गई, सब परेशान थे, कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज, मौसम परिवर्तन। तो जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हम मौसम परिवर्तन में कंट्रीब्यूट करते हैं, मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ये जब तक हमारे मन में इस चिंतन के बारे में सोच नहीं आएगी, और निश्चित तौर पे रासायनिक पोषण की जो प्रणाली हमारे देश में प्रचलित है, इससे हमारी धरती माँ की सेहत इतनी खराब हो गई है कि धरती माँ की जो आत्मा होती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। आज भारतीय मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से काफ़ी नीचे चला गया है, जबकि इसको होना चाहिए लगभग 1%। सही बात है ना सर, 1% तक जाना चाहिए, 0.5 के अबो जाना चाहिए, लेकिन हमारी मिट्टियों में ऑर्गेनिक कार्बन खत्म होते जा रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन धरती माँ की आत्मा है, वो खत्म तो सब खत्म। तो मैं नेक्स्ट लेना चाहूँगा, नेक्स्ट प्लीज, अगली स्लाइड लेंगे। हाँ, तो मैंने यही बात की कि एक तो केमिकल फर्टिलाइज़र में आज भारत में यूरिया, डीएपी, एसएसपी और 12-32-16 एनपीके का तत्व प्रचलन में है। जैविक खाद की बात करें तो इसकी बहुत विकराल परिस्थिति है। हर गांव में घुड़े का ढेर गांव के आसपास पड़ा रहता है, जिसको या तो कोई रुखड़ा कहता है, कोई घुरा कहता है, कोई रोड़ी कहता है। अब इस गड्ढे में गांव की हमारी माता और बहन रोज का जो कचरा है, गोबर ले जाके डाल देती है। बारिश का सारा पानी उस गड्ढे में भरता है, सारा लाल पानी बह के निकल जाता है। साल भर में खाद पकती है, और निकली हुई खाद को हमारा किसान बड़े गर्व के साथ भरी गर्मी में फेंक के आता है और कहता है कि भाई साहब काम निपटा दिया मैंने। अरे मैंने कहा दादा निपटा ही दिया, गड्ढे में खाद पकाई ना, गड्ढे में चले गया ना, गर्मी में फेंकी ना आई गया तो टोटल निपटा ही दिया काम। गर्मी में फेंकी खाद, उसके अंदर माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं, आप मीथेन को एमिट कर देते हो, पर्यावरण को पूरा ध्वस्त कर देते हो हम। ये व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत सरकार ने शहरी स्वच्छता मिशन चला रहे हैं अभी बहुत बड़े स्तर पे, और निश्चित तौर पे हमें गर्व है, में इंदौर नंबर 1 है। लेकिन जब गांव की बात आती है तो गांव में ट्रेंचिंग ग्राउंड अगर कोई है तो वो है किसान का घोड़ा या रुखड़ा। गांव में गुटके के पाउच सब आपको वहां मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, गोबर खाद है सोना, इसे गर्मी में फेंक कर नहीं खोना, इसको बनाने की व्यवस्था बदलना, ये चिंतन जब तक हमारे आत्मा के अंदर नहीं उतरेगा तब तक हम जैविक खेती की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। ये वर्तमान पद्धतियां ऐसी चल रही हैं। और खाद आमतौर पर हम बारिश की फसल के पहले डालते हैं, खाद की आवश्यकता होती है सयाले की फसल को ज़्यादा। बारिश में भी डालते हैं, जब हम पूरा गर्मी में फेंक देते हैं तो खरपतवार ज़्यादा उगाते हैं उसके साथ। तो सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, जिस पे कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, मैं आगे आपको ब्रीफ करूंगा। नेक्स्ट लेंगे प्लीज़। एक मिट्टी की बात है जो हम लोग एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ते हैं। हमेशा हमें पढ़ाया गया कि भाई मिट्टी जो होती है वो चट्टान के टूटने से मुरुम बनती है, और मुरुम के घिसने से मिट्टी बनती है, और धरती माँ के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ये बात हम सभी लोगों ने पढ़ा और समझा भी। लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी कि मिट्टी जो है पौधे को पकड़ने का काम करती है, दूसरा परिभाषा कि मिट्टी पौधे को पोषक तत्व देने का काम करती है। लेकिन एक जो मिसिंग लिंक था, जो मुझे लगता है जिसको पढ़ाने की जरूरत है, कि धरती हमारी माँ है, ये जिंदा है, इसके अंदर रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव हैं जो पेड़ पौधों को उसकी आवश्यकता के अनुसार भोजन देने का काम करते हैं। इस भाषा को ज्यादा तीव्र गति से सिखाने की आज के समय में आवश्यकता है। हमने उसका रिलेशन भारत में उससे कनेक्ट था हमारे देश में, कि धरती को हमने मां माना, और वहीं हमने एक भौतिक वस्तु मान लिया कि भाई ये तो हमारी फैक्ट्री है, यहां से डालेंगे यहां से निकाल लेंगे। एक चिंतन जो था वो चिंतन बदलने की आवश्यकता है कि धरती माँ कोई फैक्ट्री नहीं, ये माँ है, ये जीवित है, और ये हमको हमारी आवश्यकता के अनुसार भोजन देने का कार्य करेगी।
अब एक अच्छे भूमि की एक संरचना की बात करें तो 25% उसमें हवा होनी चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए 25%, 45% मिनरल मैटर होना चाहिए और 5% जैविक पदार्थ होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। निश्चित तौर पे एक आइडियल सॉइल की बात है। नेक्स्ट लेंगे थोड़ा। और अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हमने ढूंढे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर जो पौधे में ढूंढ के निकाला कि भाई नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है पत्तियों में, तो हमने उसको प्राथमिक तत्व बोल दिया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम को हमने प्राइमरी एलिमेंट्स कह दिया। फिर हमने कुछ तत्व और ढूंढने की, कुछ कम मात्रा में लगते हैं लेकिन पौधों के लिए आवश्यक हैं, उनका नाम दे दिया कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ऐसे अलग अलग तत्वों के हमने डिवीजन करते गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट बना दिए बहुत सारे, बोरान, मोलिब्डेनम, निकेल, कोबाल्ट, जिंक। तो ऐसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते गए, ये विश्लेषण में हम गए धरती माँ के, ये विश्लेषण में गए कि ये पोषक तत्व जरूरत होती है। कैसे किया विश्लेषण हमने? निश्चित तौर पे प्लांट एनालिसिस से किया। लेकिन जब हम प्रकृति की रचना देखते हैं, परमेश्वर के सिस्टम को समझते हैं कि उसने जो सिस्टम बनाया है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे प्लीज। ये है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का सिस्टम। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है जो हम लोगों को खेतों में 20 साल काम करने पर ध्यान में आई कि जिस प्रकार मेरे और आपको जीवित रहने के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, सूर्य प्रकाश आवश्यक है, क्योंकि आज जो मैंने भोजन किया है उसी की गर्मी से मैं आपके बीच में बोल पा रहा हूं। पूरी दुनिया का बैटरा सूरज बाबा है, वो बंद तो सब बंद। तो सूर्य की ऊर्जा ये तो किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं बनाई भैया। क्यों? ऐसा तो नहीं लगता कि किसी प्राइवेट कंपनी ने सूर्य का निर्माण किया। हवा जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब इस हवा का हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। इस हवा में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा क्या कारण है कि भगवान ने कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% रखा? क्या कारण है कि नाइट्रोजन 78% रखा? क्या कारण है कि 21% ऑक्सीजन गैस छोड़ी? तो भाई साहब, सभी लोगों से निवेदन है, जरा विचार करेंगे तो हवा में ऑक्सीजन आपके और मेरे लिए छोड़ी, और कार्बन डाइऑक्साइड उन पेड़ पौधों के लिए छोड़ी, और नाइट्रोजन भी उस परमेश्वर ने पेड़ पौधों के लिए छोड़ी। अब ये पोषण तत्व की इतनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। आवश्यकता है हर खेत के ऊपर हजारों टन में नाइट्रोजन है, उसको कैसे नीचे बुलाया जाए? अब धरती माँ के नीचे के अध्ययन करते हैं तो जब हम खेतों में घूमते हैं तो पता लगता है सजीव भूमि अर्थात मिनरल मैटर से युक्त भूमि हर खेत में है। हम उसको निर्जीव करते जा रहे हैं। आपके खेतों में जब आप गड्ढा खोदेंगे तो कुछ फीट तक खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगी, उसके बाद मुरुम निकलेगा, निकलेगा ना मुरुम। और मुरुम क्या है? वो खनिज पदार्थ हैं। तो परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की थी भाई लोग, जब आप बाकी जितने भी बहनें भी हैं उनसे भी निवेदन है, ध्यान से सुने कि जो परमेश्वर की व्यवस्था थी, 2 प्रकार के जीव बना रखे थे। थोड़ा आगे चलेंगे अपन। सूक्ष्म जीव और केंचुए। एक केंचुआ की जवाबदारी ये सौंपी थी उस ईश्वर ने कि भैया तुम नीचे जाओ और नीचे जो मुरुम घिस घिस के माटी बन रही है उस मिट्टी को खाओ और जड़ के पास आकर हगार कर दो। केंचुए जब तक किसानों के खेत में जीवित थे 15-20 साल पहले तक, तब तक वाटर लेवल भी उस इलाके का खत्म नहीं होता था। कुएं में पानी था, जब से केंचुए खत्म तो पानी खत्म। कहाँ वाटर शेड की जरूरत है? खेत में केंचुआ बुला लो, इतने लाखों छेद आ जाएंगे कि बारिश का पानी सीधे अंदर उतरेगा, कहीं भागने का खेत में से आवश्यकता नहीं है। ये चिंतन है जो हमारे धरती माता की सजीवता के ऊपर हमें चिंतन करना होगा। इसी प्रकार जो है सूक्ष्म जीव, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने नाम पढ़े, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और दुनिया भर के नाम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। हर पौधे की जड़ के पास ईश्वर ने सूक्ष्म जीवों का संसार बना रखा है। वो सूक्ष्म जीव पौधों को जीवन देने का, उसको पोषण देने का कार्य करते हैं। और जब तक सूक्ष्म जीव पोषण देने का कार्य करते थे पौधों को, तब तक भोजन में स्वाद था। चावल पकता था तो खुशबू आती थी, और जब से इंसान ने पोषक तत्व देने की जवाबदारी ले ली है, तब से भोजन में स्वाद चला गया है, खुशबू चली गई है, स्वाद खत्म हो गया है। क्योंकि जो कनेक्ट होना चाहिए जमीन माता के साथ, वो कनेक्ट हमारा टूट गया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के कंसेप्ट को जब हम समझते हैं तो ध्यान में आता है, क्योंकि जैविक कृषि एक आध्यात्मिक कृषि है। क्योंकि जब तक हम अध्यात्म की बात ना करें, कोई भी कर्म अधूरा है। क्योंकि कोई भी हम काम कर रहे हैं, जब तक हम लोगों में प्रेम न बढ़ा सके तब तक उस काम की कोई वैल्यू नहीं, मैं समझता हूँ। भले आप बड़े बड़े IIT इंजीनियर हो, लेकिन आपके कर्मों से अगर समाज में पॉजिटिविटी नहीं आती है तो वो कर्म नहीं है, वो नाशक हैं। तो जैविक क्या है असल में? जैविक
जीवों के लिए, जीवों के माध्यम से की जाने वाली जीवनदायिनी कृषि पद्धति जैविक है। कुल मिलाकर इस पूरे सिस्टम में जीवों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर हमने सोचा कि हम हर जीव को खत्म करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो ये सिस्टम होलिस्टिक नहीं है, ये कोएग्जिस्टेंस का सिस्टम नहीं है, सह अस्तित्व का सिस्टम नहीं है। आज आवश्यकता है सह अस्तित्व के सिस्टम के आधार पर काम करने की। आज इंसान लग गया है स्व अस्तित्व में, मैं और मेरा परिवार और मेरा खेत, बस बाकी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं किसी से। प्रकृति क्या करेगी क्या करेगी, एक जो चिंतन है उस चिंतन को बदलने की जरूरत है। मित्रों, सूर्य का प्रकाश दुनिया का बैटरा है, ये है तो पौधा चलेगा, ये नहीं है तो पौधा नहीं चाल पकड़ेगा। और ये जब ईश्वर देता है, ईश्वर या अल्लाह जो भी नाम ले लें हम, वो सबके लिए एक समान देता है। वो ये देख के नहीं देता कि इनके सिर पे पहले गिरूंगा इनके ऊपर गिर। जब ईश्वर ने जब हवा में जब नाइट्रोजन देखी 78%, तो सबके सिर के ऊपर एक व्यवस्था। बारिश भी वो गिराता है तो सबके लिए एक जैसा गिराता है, उसमें भी कोई भेद नहीं। तो पानी देने वाला वो, हवा देने वाला वो, सूर्य प्रकाश देने वाला वो, धरती माँ देने वाला वो। तो मन में प्रश्न आता है कि ये हजारों करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर क्यों बिकता है हमारे देश में। ये एक चिंतन का विषय है जिस पे हमारे सारे किसान भाइयों को विचार करना पड़ेगा कि कहाँ जा रही है हमारी दिशा। क्या इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हमारी धरती जीवित रह पाएगी? क्या हम लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन ले पाएंगे? जैसे मेरे सामने माननीय वैज्ञानिक महोदय भी बैठे हैं, सर भी जानते हैं कि फर्टिलाइजर रिस्पॉन्ड नहीं करते अगर ऑर्गेनिक कार्बन ना हो, तो ज़्यादा मात्रा में अनुशंसा होती है। पहले हम कहते थे कि 100% ऑफ द आरडीएफ, अब 150% ऑफ द आरडीएफ अनुशंसा से कई गुना ज़्यादा डाला जाए तो लागत बढ़ेगी, ज़मीन हमारी खराब होगी। और निश्चित तौर पे अगर हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ धरती के साथ चिंतन करें कि उसके अंदर माइक्रोब्स और सूक्ष्म जीव बढ़ाएं तो हमारे खेत अपने आप। लेकिन हमने माइक्रोब्स और सूक्ष्म जीव का चिंतन नहीं किया। हमने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भैया, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, मेड़ों पर पेड़ कट गए, पूरे मैक्सिमम टिलेज पे चले गए हम। एक हैबिट बन गई कि ट्रैक्टर जितना चलाएंगे उतना अच्छा होगा। सिंपल सा कॉमन सेंस है कि किसी चीज़ को मिक्सी में बार बार पीसेंगे तो बारीक होगी, बारीक होगी तो आपस में चिपकेगी, चिपकेगी तो ढेपले बनेंगे और कड़क होगी मिट्टी। सिंपल सा फिलॉसफी है। किसान से पूछो भैया ज़मीन क्या है, बोले भैया ज़्यादा कड़क हो गई, पहले 1-2 बार ट्रैक्टर में हाकी जोती लेता था, अब तो 2-3 चक्कर चलाना पड़े। मतलब काश्तकार की लागत बढ़ गई, ट्रैक्टर का खर्चा बढ़ गया और ज़मीन हार्ड पैन कड़क हो गई। और एक और नया आ गया, रोटावेटर। तो रोटावेटर जब यूं चलता है तो ज़मीन को धुम्मस कर देता है, ज़मीन के 6 इंच के नीचे लेयर को दबा देता है। तो हम अन्य भाषा में कहते हैं कि उस धरती माँ का हमने गला ही दबा दिया, क्योंकि जो नीचे पानी का संचार होना चाहिए था, जो वातन होना चाहिए था उस सिस्टम में, लिविंग सॉइल, जीवित मिट्टी बनाने के लिए, धरती माँ को बनाने के लिए, वो हम सिस्टम खत्म कर देते हैं। तो मैं यूँ नहीं कहता कि ट्रैक्टर खराब है, लेकिन उसका मिनिमम यूज़ कैसे किया जाए इस पर चिंतन होना चाहिए। मैं आगे बताऊँगा उसको। फिर बाहरी बीज आ जा रहे हैं, जैसे रवि भैया ने बताया बीटी का एक उदाहरण। अभी हम लोगों का एक ऐसा अनुभव है कि बच्चा लोकल ही अच्छा, क्षेत्रीय बीज होने चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र का सिलेक्शन करके हम वैरायटी बनाते हैं तो उसका रूट गहराई पे जाता है, जितनी जड़ गहराई पे जाएगी उतना पोषण ज़्यादा लेके आएगा। आज से 20 साल पहले भारत देश में लगने वाली सारी देशी चीज़ें ऊंची होती थी। देशी ज्वार, देशी मक्का, जो भी बात कर लूँ, इस साल भी देख लो, पिछले साल आप, देशी कपास जो है ज़्यादा पानी भी सहन कर लेता है, कम पानी भी सहन कर लेता है, जिसको बराड़ी कपास कहते हैं हम। तो देशी चीज़ें, अब ठीक है देशी चीज़ें उसमें सिलेक्शन नहीं मिल पाया, लेकिन अगर हम घर का बीज बनाएंगे, अपने क्षेत्रीय स्तर का बनाएंगे, तो वो ज़्यादा ज़मीन में रिस्पॉन्स करता है, उसकी जड़ें गहराई पे जाती हैं और न्यूट्रिएंट को लेके आती हैं अच्छे से। तो कम आपके ऑर्गेनिक ही मेहनत, ऑर्गेनिक में भी कम करनी पड़ती है ऐसी वैरायटीज़ की। अगली बात करेंगे एकल फसल पद्धति। ये बहुत बड़ा घातक है, क्योंकि धरती माँ, और एक साइंटिस्ट है डॉक्टर हार्वर्ड, उन्होंने एक पॉइंट कहा था कि मनुष्य, पेड़ पौधे और धरती माँ में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। जो काम हम अपने साथ करते हैं वो धरती माँ के साथ करना चाहिए। तो अगर हम घर में थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब खाते हैं, तो धरती माँ की भी अपेक्षा है कि मेरे भी शरीर में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाइए, क्योंकि अलग अलग प्रकार की फसलों की जड़ों में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, और वो जीव वास्तव में जमीन की फर्टिलिटी का मुख्य आधार है। अगर हम एक जैसी फसल उगाएंगे तो धरती माँ टिक नहीं पाएगी ज़्यादा दिन तक। आज देखें यही स्थिति है। मालवा क्षेत्र की बात करें तो पूरे इलाके में गेहूं लगा हुआ है, अकेला गेहूं, पूरे इलाके में सोयाबीन, तो पूरे में सोयाबीन।
तो ये व्यवस्था बदलने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि माँ की डिमांड बहुत सिंपल है। अगला नेक्स्ट लेंगे। फिर हम देखते हैं कि गोबर खाद का उपयोग मैंने बता ही दिया आपको, गड्ढे में बना रहता है बाजू। पानी का अनियंत्रित उपयोग, काश्तकार फसल से बात नहीं करते, धरती माँ भी चाहती है कि जैसे आप एक गिलास की प्यास लगी है तो एक ही गिलास पानी पियो। मेरे को आप एक गिलास की प्यास लगती है, आप पूरे टैंकर उड़ेल लेते हो मेरे ऊपर। कहने का तात्पर्य है कि जब पौधे की मांग है या धरती माँ की जितनी मांग है उससे बात करके पूछ के इरिगेशन मैनेजमेंट काश्तकार करेगा तो उसमें माइक्रोब्स सर्वाइव करते हैं, बढ़ते हैं। ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो सूक्ष्मजीव ठंडे पड़ जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो जैविक खेती में एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है नहर की सिंचाई। आजकल बहुत जगह जगह नहर आ गए, और नहर का पानी तो किसान ऐसे बहाता है कि चलने दो भैया चलने दो। अब नहर का पानी हम कहते हैं सोच के समझ के पौधे से पूछ के, अगर आपने लिमिटेड इरिगेशन किया तो जैविक में वो ज़मीन रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपने पानी पे पानी मारा तो फसल पीली पड़ जाती है, क्योंकि उसकी जड़ को सांस नहीं लगती है। फिर उसको दूर करने के लिए आप 2-3 बोरी यूरिया फिर आपको खूब लपक के डालना पड़ जाता है। तो व्यवस्था पूरी गड़बड़ाहट है। फिर आगे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने लग गए हम, फिर पेस्टिसाइड। अभी जो रवि भैया बात कर रहे थे हर्बिसाइड, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हर्बिसाइड चारामार जहर धरती के सारे माइक्रोब्स को खत्म कर देता है। अब ये स्थिति बन चुकी है मालवा निमाड़ में कि काश्तकार हर फसल में चारामार डालने लग गए हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो प्याज हो, किसी भी फसल का नाम गिनते जाओ हर जगह चारामार आ चुका है। अब चारामार जो है ये चारे को मारता है, साथ ही साथ धरती माँ के असंख्य जीवों को भी मारता है, उस फसल को भी झटका देता है, क्योंकि वो जहर है। अभी बार बार एक शब्द का उपयोग होता है दवा डाली, मैं कहता हूँ दवा तो है ही नहीं, वो तो जहर है। सारी जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री वो जहर बेच रही है आज। तो हमें समझना होगा कि जहर है, इस माँ की सेहत को खराब करेगा। तो ये चल रहा है आज का कार्यक्रम। और रही सही कसर, उस माँ के ऊपर अग्नि में आग लगा देते हैं जोरदार तरीके से। अभी फसल कटी नहीं कि लोगों के रास्ते भर आग लगे हुए खेत दिख जाएंगे आपको। फिर लोग बहाना बोलेंगे, अरे बेले भैया वो हमसे तो नहीं कट पाएगा, वो तो ऐसा दिक्कत आएगी, हम नहीं, आग तो लगानी पड़ेगी। भैया हमारा भी कहते हम तो आग नहीं लगाते कभी, थोड़ा परिश्रम कर लें। आग लगाना ये बहुत बड़ा अपराध का काम है। आग लगाना मतलब आप कितना कार्बन हवा में छोड़ रहे हो, जबकि धरती माँ को कार्बन की जरूरत है, आप कार्बन ऊपर पहुँचा रहे हो। और कार्बन ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर इम्बैलेंस होगा, और सबसे बड़ा शत्रु किसान का क्लाइमेट चेंज आएगा, जब किसान कुछ भी हाथ में नहीं ले पाएगा, हजारों लाखों करोड़ का खर्चा करके भी खेती नहीं पक पाएगी। इसलिए ये एक अगला खतरनाक कृत्य होता है। तो क्या करें, नेक्स्ट लेंगे। तो ये करें, मेड़ों पर झाड़ी लगाएं, रवि भैया ने बताया। तो मेड़ों पर झाड़ी लगाएं तो इससे एक बेनिफिट जमीन के लिए होता है कि प्रति वर्ष 2 ट्रॉली मिट्टी बह जाती है। आईसीआर की रिपोर्ट है, 1 से 2 ट्रॉली मिट्टी बह जाती है खेतों में से। वो दिखती नहीं है, बारिश के साथ बह के निकल जाती है, लाल मिट्टी काली मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। अब वो मिट्टी धरती माँ को बनने में कितना साल लगा और अपन उसको बहाने दे रहे हैं। तो मेड़ों पर अगर झाड़ी होगी तो उसकी झाड़ी जमीन को पकड़ के रखती है। मेड़ों पर झाड़ी होगी तो खेत का माइक्रो क्लाइमेट, सूक्ष्म टेम्परेचर इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स और केंचुए दोनों आते हैं। अब हमारे ये सारे कर्म धरती माँ को जीवित करने के हैं, मेड़ों पर पेड़ लगाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेंगे अगला, मिनिमम टिलेज पे काम करना। ठीक है, ट्रैक्टर है, लेकिन बैल जोड़ी यहाँ बैठे सभी भाइयों से मैं पूछना चाहूंगा, कितनों के यहाँ बैल है, हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4। और मालवा से जो है बैल हैं जिनके पास, हाथ ऊपर करें। मालवा वालों के पास में यहाँ बैल है ही नहीं आज की तारीख में। यहाँ सबके पास लोहे का बैल आ गया है, जो डीजल पीता है, धुआं छोड़ता है, लेकिन गोबर नहीं देता है। और बैल अगर किसान के पास में नहीं रहेगा तो इंटरकल्चर ऑपरेशन, मिनिमम टिलेज की पद्धतियां हम नहीं कर पाएंगे। बैल एक बहुत बड़ा साथी है। लेकिन हम गाय की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, बैल भी हमारी जैविक कृषि में धरती माँ को संरक्षित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारे लिए एक साधन है। और फिर मल्चिंग की बात है, जमीन को ढक के रखना। आच्छादन करेंगे तो एकदम से ग्रोथ आती है निश्चित तौर पे। अभी एक छोटा सा एक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि किसान जब गर्मी में गोबर खाद का ढेर लगा देते हैं जगह जगह, जब ढेर लगा देते हैं जगह जगह, तो आपने देखा होगा जिस जगह पर काश्तकार जमीन माता को ढक के रखता है वो, और बाद में गोबर हटा लेता है वहाँ से, लेकिन जिस जगह वो ढक के रखता है उस जगह की फसल अलग बात करती है अथवा नहीं। प्रश्न कीजिए अपने आप से कि वहाँ की फसल क्यों हाइट बढ़ जाती है एकदम।
क्यों एकदम मजबूत पावरफुल दिखाई पड़ती है? उसका मूल कारण यह है कि धरती माँ को जब आप आच्छादित करके रखते हैं, ढककर रखते हैं, तो उसके नीचे असंख्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते हैं जो हवा में मौजूद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, हवा की यूरिया को लेकर अपने शरीर में लेकर के दे देते हैं। तो ये व्यवस्था, जब तक धरती में सूक्ष्म जीवों का संचार बढ़ाना है तो हमें आच्छादन की पद्धतियाँ क्रॉपिंग सिस्टम से भी कर सकते हैं, फसल योजना से भी कर सकते हैं, लाइव मल्चिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं लाइव मल्चिंग के ऊपर, जो नेक्स्ट मैं बात करूंगा। नेक्स्ट लेंगे। ये इंटरक्रॉपिंग के प्रयोग हैं जिसको हम बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। तो सर से मैं निवेदन करूंगा, आप गेहूं अनुसंधान से हैं सर, हम लोगों ने अभी पेटलावद एरिया में भी और कई जगह पर हम गेहूं की जो सरी पाल होती है, जो पाल बनती है गेहूं का, जिसमें हम सिंचाई के लिए नाली बनाते हैं, सरी बांधते हैं, तो हमने वहाँ पर 1-1 फीट की दूरी में, आप देख रहे हैं सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर 1 एकड़ में लगभग 1-1.5 क्विंटल सनफ्लावर आसानी से पक जाता है। और हमारे कई काश्तकार बंधुओं ने घर का तेल बना के खाना चालू कर दिया। तो धरती माँ का भी पोषण का ख्याल रखेगा ये सिस्टम, और साथ ही साथ मनुष्य के पोषण का भी ख्याल रखेगा। आज हम सब लोग नकली तेल खाते हैं बाजार का, और बड़ी तो बड़ी बात, भारत सरकार को तेलों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आज अगर हम अपनी क्रॉपिंग सिस्टम में ऐसे ऑयल सीड को इंक्लूड कर लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, तो अद्भुत तरीके से जमीन का भी पोषण होता है और हम सबके भी पोषण की सुरक्षा होती है। दूसरी बात, अलग अलग प्रकार फसलों का मिश्रण करके देखना आप, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उदाहरण गोभी की खेती है, गोभी सयाले में लोग ठंड में लगाना चाहिए, आजकल तो सब सीजन में लगाने लग गए लोग, जबकि हमेशा सीजन की गोभी सीजन में लगनी चाहिए। अब गोभी के खेत में अगर आपने मेथी उड़ा दिया तो आप देख लेना कि जितने टुकड़े में आपने गोभी के साथ मेथी लगाई है वो गोभी ही अलग बनती है। क्यों हुआ ऐसा? हमने तो कुछ उसमें फर्टिलाइजर नहीं डाला, पर ऐसा क्या हुआ कि उसमें गोभी में मेथी जब डाली तो एकदम ग्रोथ बढ़ गई उस गोभी की? उसका मूल कारण है, मेथी एक दलहन फसल है, उसकी जड़ों का नाइट्रोजन उस प्लांट को मिल जाता है, आच्छादन होता है उस बीच की जगह का, और एकदम से गोभी विगरस ग्रोथ के साथ आती है। तो हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, कॉटन के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, गेहूं में एक प्रयोग किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गेहूँ बोते समय प्रति एकड़, जैसे 50 किलो गेहूं बो रहे हैं तो हम 1.5 किलो उसमें धनिया बीज मिला करके बो देते हैं। 1.5 किलो धनिया प्रति एकड़, उसको फोड़ के धनिया को रगड़ के बोते हैं, तो फोड़ के मिला दीजिए, बो दीजिए। प्रथम पानी जब आएगा तो पानी देने के बाद अपन 1-1.5 किलो बरसिम जो अपन चारे के रूप में काश्तकार भाई उपयोग करते हैं, बरसिम, उसको गोबर खाद और मिट्टी में मिला लीजिए, और बरसिम के बीज को थोड़ा सा पहले प्री जर्मिनेट कर लीजिए हल्का पानी में गला के, और प्रथम पानी के तत्काल बाद वो नम उसको पूरा फेंक दीजिए ज़मीन के ऊपर। तो बरसिम भी उगेगा, गेहूं भी उगेगा और धनिया भी उगेगा, लेकिन तीनों का झगड़ा ही नहीं होता आपस में, ये तीनों एक दूसरे से दोस्ती करके चलते हैं। फिर लोगों के मन में संशय आता है कि बोले भैया बरसिम का बीज बन जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमको। बरसिम का बीज ही नहीं बनेगा क्योंकि आपने पहले पानी के बाद में डाला है, गेहूं उसके पहले ही आपका कटे आएगा। धनिया आपको पौधा बड़ा हो जाएगा, धनिया कोई नुकसान नहीं करेगा, धनिया गेहूं के नीचे दब जाता है पूरा, लेकिन यह व्यवस्था उस पौधे को पोषण देने का काम करती है। गेहूं के खेत में यूरिया का प्राकृतिक स्रोत तैयार हो जाता है। तो ये सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोच, जब तक हम किसानों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि हर फसल में कौन कौन सी क्रॉप इंटीग्रेशन करा जाए जिससे कि बिना फर्टिलाइजर के भी हम पैदावारी ले सकते हैं, इस ओर भी हमारे कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने अब ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि फर्टिलाइजर अलोन ये एक हमारे लिए एक जो ट्रेंड बन गया कि केवल फर्टिलाइजर डालने से खेती हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ये जमीन में बिल्कुल हमारी धरती माँ को नष्ट कर देगी। क्षेत्रीय बीजों का बता दिया, बीजोपचार करना चाहिए। नेक्स्ट लेंगे अगला। किसी भी प्रकार का जहरीला कीटनाशक खेतों में नहीं डलना चाहिए, अगर वो डला तो हमारी धरती माँ खराब होती है। इसलिए पेस्ट मैनेजमेंट के सारे वो तरीके जो रवि भैया ने आपको बताया वो अपनाने चाहिए। नेक्स्ट लेंगे। संतुलित सिंचाई, पौधे से बात करके सिंचाई देना, अगर उसको प्यास लगी है तो दें, फ्लड सिस्टम से दे रहे हैं तो भी पूछ के दें, या तो फिर स्प्रिंकलर अपनाएं या संतुलित सिंचाई ड्रिप टपक पद्धति से अपनाएं। क्योंकि ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा है इरिगेशन मैनेजमेंट। अगर हमने जैविक खेती कर रहे हैं और सिंचाई पद्धति हमारी संतुलित नहीं है तो वो खेत रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से माइक्रोब्स काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट लेंगे प्लीज़। फिर ये मैं 3 चीज़ें आपके सामने बताना चाहता हूँ जिसको हम लोग कैंपेन के रूप में चला रहे हैं पूरे देश भर में, और भगवान की कृपा से बहुत बड़ी सफलता इसमें मिली है। ये हमने बनाया डीएपी। देखिए आप डीएपी, क्योंकि किसान को हम बोलेंगे अगर गांव में जाकर कि भैया हम आपको जो है आज गोबर खाद पकाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा।
हम बताते हैं कि भैया डीएपी बनाने का प्रशिक्षण, आप घर में डीएपी बनाइए। और हमारी डीएपी का फुल फॉर्म है देशी आत्मनिर्भर पोषण, डीएपी, देशी आत्मनिर्भर पोषण। तो ये व्यवस्था डीएपी बनाने की। अब कैसे बनाना है? जो गड्ढे वाली खाद है, इसको गड्ढे में न डाल के जमीन के ऊपर बिस्तरा पद्धति से प्रति 1 फीट की लेयर के ऊपर हम गुड़ और गोमूत्र के पानी से उसको गीला करते हैं। वो आप देख रहे हैं, उसमें हम लोग गिट्टी खदान की डस्ट डालते हैं। जो गिट्टी खदान आता है, क्रशर स्टोन का खदान आता है, उसकी हल्की डस्ट बारीक पाउडर सरी की हर एक 1 फीट के ऊपर हम लोग 3 से 4 किलो डस्ट का बुरकाव करते हैं। 5 किलो मक्के का मोटा आटा या घाट वो डाला जाता है। फिर मिट्टी का एक दाब दी जाती है छर्रा लगाकर। ये 1 फीट की लेयर तैयार हुई। इसी प्रकार से दूसरी फीट, तीसरी फीट, 4 फीट, 5 फीट ऊंचा बिस्तर बना सकते हैं आप। बिस्तर पूरी तरह बन जाने के बाद में हम इसको प्लास्टिक से मल्च करते हैं। निश्चित तौर पे प्लास्टिक के हम भी खिलाफ है, लेकिन आज गांव में पानी नहीं रहता है गोबर खाद पकाने के टाइम पे। इस प्लास्टिक मल्चिंग को करने से 2 बेनिफिट मिलता है। एक बार गीला कर दिया अपन ने ढेर को, तो बाद में उसको 1.5 महीने बाद ही पानी लगेगा, एक बेनिफिट वो। दूसरा, इस प्लास्टिक को मल्च करने से, प्लास्टिक का आच्छादन कर देने से इसके अंदर इतनी हीट जनरेट होती है, क्योंकि शुरुआत में थर्मोफिलिक बैक्टीरिया तैयार होते हैं जो तापक्रम सहन करके खाद को पकाने का काम करते हैं। तो खाद जल्दी पकती है। सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें, खरपतवार के बीज पूरे जल जाते हैं। जो किसान के रुखड़े या घुड़े में खरपतवार रहता है जिंदा, जो खेत में डालते हैं तो चारा उगाता है, इस पद्धति में वो खरपतवार के बीज बच जाते हैं। और ये देशी डीएपी के नाम से प्रचलित व्यवस्था है। किसानों को इतना एक्सेप्टेंस बढ़ा है कि कल ही मैं एक किसानों का दल यहाँ लाया था जैविक इस मेले में, तो उस समूह ने 1024 बिस्तरा खाद इस बार बनाई है। मेरे को बहुत खुशी हुई। 1024 बेड कंपोस्ट उन्होंने अपने गांव में बना है। तो किसानों के मन में जब ये बात ध्यान में आती है कि ये चीज़ें हमारे को पैसा बचा सकती हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसी चीज़ों को आगे स्केलेबिलिटी मिलती है। और मैं तो अभी सरकार से भी एक निवेदन और प्रार्थना करता हूँ हमेशा कि अगर हम ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत नरेगा से अगर हम गोबर खाद के घूड़े को व्यवस्थित करने का कार्यक्रम लिंक कर दें, तो गांव में कहीं कचरा नहीं रहेगा, किसान के खेत में धरती माँ जीवित हो जाएगी, क्योंकि कार्बन ही कार्बन पहुंचेगा। तो ये सुझाव भी हमने अलग अलग मंचों से रख रहे हैं। ये भी एक बड़ा मंच है, 50,000 लोग सुन रहे होंगे, तो वो भी आप सुने, सरकार के सामने आवाज़ उठाएं। एक और विषय मन में आता है कि जो व्यक्ति ऐसी खाद बनाए तो क्यों ना उसको सब्सिडी का बेनिफिट भी मिला जाए, तो उससे भी उसको फायदा मिलेगा। अगर एक किसान के अगर वो 10-20 बोरी खरीद रहा है रासायनिक खाद की, और उसके नाम से उस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को उदाहरण के तौर पर 3,000-4,000 रुपये फर्टिलाइजर सब्सिडी जा रही है, और वो किसान कहता है कि मेरे को नहीं डालना है खाद, तो भैया उसके खाते में वो डायरेक्ट सब्सिडी दे दी जाए, तो उसका पैसा भी बच जाएगा। ये सुझाव भी काश्तकार को ये देसी डीएपी बनाने के सिस्टम में। नेक्स्ट लेंगे। अगला एक और साधन है जीवामृत। अलग अलग नामों से मटका खाद, जीवामृत, ये अपने क्षेत्रीय बायो फर्टिलाइजर है। जैसा हमने कहा कि बच्चा लोकल ही अच्छा, तो बीज भी क्षेत्र का होना चाहिए और जीवाणु भी क्षेत्रीय होने चाहिए। अगर जीवाणु हम बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं तो वो काम नहीं करते हैं। आपकी लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी के जीव आपके यहाँ ही डेवलप होंगे। अब इसके ऊपर मैं दिल्ली में अलग अलग संस्थाओं में जाता हूँ तो वहाँ भी चर्चा होती है, और साइंटिफिक बेसिस है कि गोबर, गोमूत्र, गुड़ और अपने खेत के मेड़ पर की मिट्टी को 7 दिन तक मटके में अगर हिलाएंगे, सुबह शाम हिलाएंगे और ओटले के अंदर रखेंगे, तो अपने इलाके के बेहतरीन सूक्ष्म जीव अपने क्षेत्रीय आ जाते हैं। जब क्षेत्रीय आ जाते हैं तो हम क्यों पैकेट ला रहे हैं बाहर से? भाई साहब, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। बच्चा लोकल ही अच्छा, और जीवाणु भी हमारे गांव के, हमारे खेत के स्पेसिफिक बनने चाहिए। तो इसका हमने नाम दिया है देसी यूरिया, गांव यूरिन से निर्मित देसी यूरिया। क्योंकि जब तक हम यूरिया नहीं बोलेंगे किसान नहीं पकड़ेगा। किसान को बताना पड़ेगा भैया 1 राउंड मटका खाद डालो, 2 राउंड डालो। जैसे ही जमीन माता में जीवाणुओं का बिल्टअप हो जाता है तो खेत आपका बात करने लगता है, उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, उसमें नमी रुकने लग जाती है, उसके अंदर टगर आ जाता है, जमीन आराम से खेती तैयार हो जाती है। हमारे स्वयं के खेत में जो ट्रैक्टर वाला व्यक्ति आता है कभी कभी हाँकने के लिए, तो बोलता है कि बोले भैया बाकी क्या 3 बार जोतना पड़ता है, आपके यहाँ 1 बार में ही खेत तैयार हो जाता है। तो जमीन का खर्चा भी कम होगा हकाई जुताई का, और धरती माँ जीवित सजीव बनेगी, परफोरेटेड बड़ी हवा संचार होगा उसमें। ये मुझे लगता है ये मटका खाद, ये टेक्नोलॉजी है। और तीसरी टेक्नोलॉजी, मतलब मैं विकल्प बता रहा हूँ, डीएपी, यूरिया का विकल्प, और तीसरा विकल्प मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट फोटो लेंगे भैया। अगला जो विकल्प है, आज मार्केट में ओवर फ्लडेड है मार्केट अलग अलग प्रकार के टॉनिक से।
ह्यूमिक एसिड, जाइम, क्या क्या नाम है, मतलब मैं दंग रह जाता हूँ, एमिनो एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट, और इतने से डिब्बे रहते हैं, और 1,000 रुपये के, 2,000 रुपये के इतने से डिब्बे। अब आप सोचें कि वो किसान बेचारा दुकान से ला रहा है वो डिब्बे खरीद के, और जब वो स्प्रे करता है तो मैं उससे पूछता हूँ भैया क्या डाला, बोले भैया जैविक का प्रोडक्ट डाला मैंने, और 1,000 रुपये का। मैंने कहा भाई ये इसके अंदर क्या है, तो अंग्रेजी में लिखा रहता है सब कुछ, आप देख लेना, ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में लिखते हैं तो काश्तकार को समझ में नहीं आता उस विषय कि क्या लिखा हुआ है। अब ह्यूमिक एसिड लिख दिया। अब हमने सोचा कि ह्यूमिक एसिड, हमारे कंडे जो होते हैं गोबर के, इसको अगर पानी में गला के रख दो तो जो काला पानी बनता है 5-7 दिन में, वो भी ह्यूमिक एसिड है, उसमें भी जिब्रेलिक एसिड है। फिर हमने कहा कि प्रोटीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में आज कि अमीनो अम्ल के नाम से, तो हमने कहा कि भाई प्रोटीन का कौन सा सोर्स सबसे अच्छा है, तो हमने देखा कि सोयाबीन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स है। तो हमने क्या किया, सोयाबीन को और महुए को पानी में गला करके उसको फुगा लेते हैं, और उसमें सूरजने की पत्ती, केले का छिलका, केला में भी आपको बता दूं पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, केले के स्टम से टॉनिक बनाया जाता है, केले के तने से टॉनिक बनाते हैं, ग्रोथ प्रमोटर। तो जो जो हमारे को ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे हम ग्रोथ प्रमोटर बना सकते हैं, केला, सूरजना, महुआ, सोयाबीन और कंडे का पानी, इन सब को मिला करके एक टेक्निक बन गई और उन्नत जैविक टॉनिक। और गांव-गांव में आज ये किसान, रवि भैया ने बताया था आपको, ये जैविक टॉनिक बाहुबली के नाम से कोई बेच रहा है, तो कोई भीम टॉनिक के नाम से कोई बेच रहा है, और इसका जो रिजल्ट है वो मैं इतना कहना चाहूँगा आपको, बाजार के मिलने वाले किसी भी टॉनिक से 1000 गुना बेहतर है। इसके ऊपर विधि भी पूरी लिखी गई है, मूल्य है मात्र 50 रुपये प्रति लीटर। वो भी हमारी कंपनी नहीं है, किसानों की कंपनी है, किसान उसका प्रॉफिट कमाते हैं, किसान अपने लोगों में बेचते हैं। क्योंकि जैविक तभी सफल है जब किसान अपने क्षेत्र में तैयार करेगा। अगर बहुत बड़े महंगे जैविक के उत्पाद किसान के पास जाएंगे तो वो खेती सस्टेन नहीं कर पाएगा, जैविक खेती। इसलिए बहुत सारे लोग आज जैविक खेती में जुड़ना पाते हैं, इस दिशा में हम लोग आगे भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट लेंगे। और ये गौमूत्र के बैंक हम लोगों ने बनाए अलग अलग जगह, क्योंकि एक ही सूत्र, गौमूत्र एक सूत्र। गौमूत्र को देखने का दृष्टि बदलना होगा, उसमें भी यूरिया है, उसमें भी यूरिन है, उसके अंदर यूरिया है, और गौमूत्र अगर हम इकट्ठा करेंगे तो ऐसे हमने 55 गौमूत्र बैंक बनाए, जहाँ पर कि काश्तकार पछाड़ वाले हिस्से में पक्का करके नाली के माध्यम से, ये दीदी जो है, ये सेगांव तहसील की एक दीदी हैं, इनके पास 3-3 हज़ार लीटर गौमूत्र इकट्ठा रहता है, और ये जो है गौमूत्र आसपास के लोगों को देते हैं। क्योंकि जब तक काश्तकार के पास में रेडीमेड चीज़ें नहीं मिलेगी, हम दोनों भाई थक गए चिल्ला चिल्ला के, वो कहते हैं भैया गौमूत्र आप ही ला के दे दो, आप ही गौशाला से ला के दे दो। मैंने कहा भैया यार हम नहीं ला सकते, आप ही के इलाके में कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, आप ही बना लो। तो हम लोगों ने उनका लिंकेज करना चालू किया, और किसान ही इसके मालिक हैं और किसान ही आपस में वितरण करते हैं। तो ये गौमूत्र बैंक है। दूध छाछ का इस्तेमाल खेती में टॉनिक के रूप में बहुत बेहतरीन है, क्योंकि दूध में आपको बता दूं प्रोटीन है, उसमें कैल्शियम है, उसमें मैग्नीशियम है, ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। आप केवल दूध का स्प्रे करके आइए, आधे लाइन में कीजिए, आप यू विल सी अ डिफरेंस, आपको फर्क नजर आ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें प्रकृति ने बनाई हुई हैं पावर के लिए। छाछ फंटास्टिक ग्रोथ प्रमोटर है। चने के खेतों में ताजी छाछ आधा लीटर प्रति पंप लेके आप डालते रहिए, फुटाव करता है चना। हमने मिर्च में देख लिया, हमने कॉटन में देख लिया, ये फुटाव करने का काम करता है, बढ़वार का काम करता है, टॉनिक का काम करता है। जब हमारे पास गाँव में जब चीज़ें मौजूद हैं, हम क्यों बाजार भटक रहे हैं, जब हमारे पास सब चीज़ भगवान ने दे रखी है व्यवस्था। फिर गोबर गैस लोगों के यहाँ बनाने के लिए हम लगे हुए हैं, जंगल न कटे, जंगल न कटें, गोबर गैस लगें। आज माननीय अमरीश जी इतने वृक्ष लगाते हैं, मतलब इनके लिए तो ताली बजनी चाहिए, वृक्ष मित्र हमारे इंदौर के, इतने वृक्ष लगवाते हैं लोगों से, और मेरे को भी कहते हैं कि आपके किसान समूह को इस बार में आपको 25,000 रुपये के आप पौधे लगाना तो लगाइए। इनकी सोच है कि वृक्ष होंगे, क्योंकि वृक्ष जो हैं ये पूरे विश्व के लिए भगवान शिव हैं। जहर को पीने का काम करना और हम आपको ऑक्सीजन देना, ऐसा काम करते हैं वृक्ष। और वृक्ष है तो खेत बचेगा। वृक्ष को बचाना है तो बायोगैस लगवाइए, और बायोगैस लगेगा खेत में तो आप बताइए कि अभी लाल टंकी की कीमत कितनी हो गई, 800 रुपया। एक किसान परिवार 8-8 हज़ार रुपये की टंकी खरीद रहा है, कितने 900 से ऊपर हो गई। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लाल टंकी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को धुआं मुक्त ईंधन करने के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन मेरा गांव के किसानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लाल टंकी की बजाय गोबर गैस लगवाइए। गोबर की खाद भी मिलेगी और धुआं रहित ईंधन भी मिलेगा, और आपकी 25 साल तक की मुक्ति। कोई टंकी नहीं लाना, कुछ नहीं लाना, पैसे की बचत हो गई, वो अलग है। तो गोबर गैस एक ध्वज फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में लिया जाना चाहिए।
इसके ऊपर इसकी स्लरी जो है बहुत बेहतरीन खाद का काम करती है। ये आखिरी खाद जो मैं आपको बता रहा हूँ, गौ समाधि खाद, इसको भी हम लोग पिछले 10 साल से पुश कर रहे हैं। गांव में गौ माता या कोई भी पशु जब मृत हो जाता है तो हम इसको ज़मीन के अंदर दाब देते हैं। गड्ढा कर लीजिए खेत में एक कोने पे, और इतना गड्ढा करें कि उसका शरीर पूरा उतर जाए, और उसके शरीर के ऊपर ताज़ा गोबर का लेप, 10 से 12 किलो खड़ा नमक और 10-12 किलो चूना उसकी बॉडी को लेपित कर दीजिए, मिट्टी पूरी भर दीजिए, और भर देने के बाद वर्ष भर बाद उस जगह की मिट्टी को खोद के निकाल के आप खेत में डालिए, आपको चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। ऐसे हजारों किसान इस काम को आज की तारीख में कर रहे हैं। तो गौ समाधि खाद तो दृष्टि में है सृष्टि, गांव में पड़ा है सोना और हम अपने सोने को समझ रहे हैं कचरा, और बाहर का कचरा उठा के ला के कह रहे हैं कि हम तो बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। तो ये विकास नहीं, ये तो विनाश है। तो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट जो है आगे करेंगे। इतना ही कहना था। मैं 2 बातें बताना और आवश्यक समझता हूँ। एक तो हम लोग अभी गौशालाओं के साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी व्यथा है गौशालाओं की। गौशालाओं में गौ माता इतनी बड़ी संख्या में होते जा रही हैं, क्योंकि किसान रोज़ छोड़ते जा रहे हैं और गायें गौशाला में पहुंच रही हैं, और इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुकी है गौशालाएं। और गौशालाओं की एक विडंबना ऐसी है कि वहाँ गोबर यूँ ही पड़ा हुआ है बड़ी मात्रा में। किसानों के खेत में फर्टिलाइजर डल रहा है और गौशालाओं में गोबर यूँ वेस्ट पड़ा हुआ है। हम लोगों का एक काम चल रहा है, गोबर गोमूत्र से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको जैविक खेती संसाधन केंद्र के रूप में डेवलप करने का, और बहुत सारे प्राइवेट लोग भी इस दिशा में आगे सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। अभी हमने 3 जगह पर एक काम चालू किया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि आने वाले 13 अप्रैल को धरती माता का जन्मदिन है। तो इस जन्म दिवस के अवसर पर अक्षय कृषि परिवार के माध्यम से भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। आप जितने भाई लोग इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में पहुंचा सकें, तो उस दिन 13 अप्रैल को करना यह है कि हर किसान भाई अपने खेत से भूमि माता को लेके आएगा और उस भूमि माता का बकायदा पूजन करेगा, और पूजन करने के बाद शपथ लेगा कि आज के बाद मैं इस भूमि माता की रक्षा के लिए कार्य करूंगा। इसका केवल और केवल यह उद्देश्य है जन जागरण का, कि हमारा जो कनेक्ट भूमि माता से जो जोड़ है वो जो टूट चुका है, उस जोड़ को आपस में हम वापस करें और उस माँ को माँ समझते हुए हम कृषि कार्य में संलग्न हों। इसी कार्य के लिए आपसे निवेदन है, ये कार्य करें। इतना ही कहना था। मैं एक छोटा सा कुछ कविता है छोटी सी, इससे समापन करना चाहूँगा इस सत्र का। मैं भैया से निवेदन करूँगा कि एक वो म्यूज़िक भी हमने आपको दिया हुआ है, वो म्यूज़िक अगर आप चला देंगे तो वो कविता से, जो धरती माँ की वेदना के ऊपर हमने एक छोटी सी कविता बनाई है। फ़ोन नंबर मैं बता देता हूँ। अब ये थोड़ी सी एक व्यथा के ऊपर मैंने एक कविता बनाई है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। धरती माँ की वेदना के ऊपर एक कविता है, बहुत मार्मिक है, ज़रा ध्यान से सुने। हे पुत्र पुत्रियों, माँ हूं ना मैं आपकी, पर आप मेरे साथ यह क्या कर रहे हैं? आपने मेरे शरीर पर ठंडक पहुंचाने वाले वृक्षों को काट दिया। गर्म हवाओं से मुझे भी तकलीफ होती है। पानी की कमी से मेरा गला सूख गया है। मेरे शरीर पर मेड़बंदी वृक्ष ना होने से वर्षा काल में अधिक पानी के द्वारा मेरे शरीर का महत्वपूर्ण भाग हर साल नदी नालों में बह जाता है। माँ हूं ना मैं आपकी। जब आप हर साल वजनदार ट्रैक्टर से मेरे शरीर को बारंबार चीरते हो तो मेरे शरीर के अनगिनत टुकड़े हो जाते हैं। मेरी तो सांसें रुकने लगी हैं, मैं कठोर बनती जा रही हूँ। माँ हूं ना मैं आपकी। हे पुत्र पुत्रियों, जब आप मेरे शरीर पर लगातार एक जैसी फसल लगाते हो तो एक जैसे स्वाद के कारण मेरी ताकत कम हो जाती है। मेरे शरीर में शत्रुजीव पनप कर मुझे रोगी बनाते हैं। आपने मुझे घर पर बना जैविक भोजन न देकर बाजार का, होटलों का रासायनिक उर्वरकों का भोजन दिया, जिसने मेरे पाचन तंत्र को नष्ट कर दिया। मेरे केंचुए सूक्ष्मजीव नष्ट हो चुके हैं। माँ हूं ना मैं आपकी। मेरे तन पर जब आप तरह तरह के जहरीले कीटनाशक खरपतवार नाशकों का उपयोग करते हो तो इन विषैले तत्वों से मेरी रूह कांप उठती है। मुझे बहुत पीड़ा होती है। मेरे शरीर पर गहरे छेद करके
पानी निकालकर उसका मुझ पर जब आप दुरुपयोग करते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरा शरीर नमकीन बनता जा रहा है, मेरा पीएच मान खराब हो गया है। यह मेरे जीवन हेतु घातक है। क्या यह सही कर रहे हैं आप? हर वर्ष फसल कटाई के समय मैं बहुत डरी हुई होती हूँ, क्योंकि इसके बाद आप मेरे शरीर पर फसलों के अवशेषों को आग लगा देते हैं। मैं जलती हूँ, तड़पती हूँ, पर बोल नहीं पाती हूँ। माँ हूं ना मैं आपकी। और मेरे पुत्र पुत्रियों, सबसे अधिक दुख मुझे तब होता है जब मैं देखती हूँ कि जब आप लोग इन रसायनों के उपयोग से पैदा होने वाले अनाज के सेवन से बीमार पड़ते हो, आप अस्पतालों में जाते हो, तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि आखिर मैं माँ ही तो हूँ ना आपकी। माँ हूँ तो मेरा भी ध्यान रखना है। तो आज के बाद तय कर लीजिए, इस धरती माँ को, इस वसुधा को बचाने के लिए गोबर गोमूत्र की खेती करेंगे और गाय माता का पालन करेंगे, क्योंकि गौ माता ही इस धरती माता को जिंदा करने के लिए परमेश्वर ने निर्मित की है। धन्यवाद।